हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के रसायन विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो ये रसायन विज्ञान का चौथा और आखिरी पाठ है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बाकी पाठों की तुलना में बड़ा है। तो इस पाठ से बहुत ही अधिक प्रश्न आते हैं। तो इस अध्याय को शुरू करते हैं। जैसा कि इसका नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक, यानी हमें मेन चीज कार्बन के बारे में पढ़ना। कार्बन, तो पहले समझें कार्बन है क्या। कार्बन जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, उसमें का एक तत्व है और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि कार्बन प्रत्येक वस्तु में लगभग मिल जाता है। तो जो कार्बन है उसका प्रतीक होता है सी। इसको ऐसे लिखते हैं 6C12, मतलब कि 6 कार्बन का परमाणु क्रमांक है और 12 कार्बन का परमाणु भार है, या द्रव्यमान संख्या जो भी कहें। तो इसका मतलब है कि कार्बन में क्या क्या बातें हैं। परमाणु क्रमांक इसमें 6 होता है। प्रतीक तो जान ही रहे हैं, प्रतीक है सी, और इसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या उसको बोलते हैं। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, यह है इसकी 12। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इसमें 6 होते हैं। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन भी इसमें 6 होते हैं। तो अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन भी इसमें 6 होते हैं। और पूरा नाम तो इसका जान ही रहे हैं, पूरा नाम इसका है कार्बन। तो कार्बन लगभग प्रत्येक वस्तु में, हमारे भोजन में भी कार्बन मिलता है, हमारे शरीर में भी कार्बन मिलता है, जो कपड़े पहनते हैं उसमें भी कार्बन मिलता है, लकड़ियों में कार्बन मिलता है, नहीं हर जगह लगभग कार्बन मिलता है। वायुमंडल में भी कार्बन है। तो जो हम कार्बन की बात कर रहे हैं, अब कार्बन के अपर रूप होते हैं, यानी कार्बन किस किस रूप में मिलता है, ये भी बात है, इनकी बात कर लेते हैं। जो कार्बन के अपर रूप है वो 3 है। एक है हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फ्लोरीन। तो इन 3 रूपों में कार्बन हमें प्राप्त होता है। इन्हीं कहते हैं कार्बन के अपर रूप। तो ये कुछ बातें हमने कार्बन के बारे में लिख दी, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी और कार्बन के बारे में बात करते हैं। जैसे कार्बन है, तो कार्बन से बने हुए यौगिकों को कहते हैं कार्बनिक यौगिक, जो कि अध्याय का नाम। इनके यौगिक होंगे कार्बनिक यौगिक, यानी ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित हो उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब इस अध्याय में जो भी यौगिक बनेंगे उनमें अधिकतर बंध कौन सा होता है, इसकी बात करें तो यहाँ पे होता है सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध, यानी जो कार्बन के यौगिक हैं उनमें अधिकतर सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। अब ये बंध क्यों बनता है, कैसा होता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये बातें हमने कर ली, इसमें सहसंयोजी बंध होता है। अब कार्बन हमें कहाँ कहाँ किस किस रूप में मिलता है, इसके बारे में भी बात करना है। कार्बन की संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, काफी बातें होती है। संयोजकता देख लेते हैं। जैसे कार्बन संयोजकता होती है 4। ये कार्बन की संयोजकता है। अगर इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें, वे इलेक्ट्रॉन जो उपसंयोजी बंध बनाते हैं, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 4 होते हैं। अब कार्बन की प्रकृति की बात कर लें, कार्बन कैसा होता है। जैसे आवर्त सारणी पढ़े हैं, कुछ होते हैं धातु, कुछ अधातु, कुछ उपधातु। अब इसमें से कार्बन क्या है,
तो कार्बन को कंफ्यूजन में रखा गया है, वैसे भी विशेष रूप से कार्बन को अधातु माना गया है। कंफ्यूजन में इसलिए रखा गया है क्योंकि जिसे इसकी संयोजकता 4 है। जब किसी तत्व की संयोजकता 4 होती है तो वो धातु भी हो सकता है या अधातु हो सकता है। तो यहाँ पे कार्बन अधातु है और कुछ धातु भी हो जाते हैं। अब संयोजकता निकलेगी कैसे, जैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षकों के आधार पे 2, 4, क्योंकि संख्या 6 होती है तो 2 और 4। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, पांचवें में 50, ऐसे होता है। तो पहले में 2 हो गए, अब दूसरे में 8 चाहिए, पर समस्या का टोटल 6 ही है। दूसरे में क्या हुआ, 4 है तो 4 की कमी है। अब इनके पास 2 ऑप्शन है 8 बनाने के लिए, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दें या तो 4 इलेक्ट्रॉन लें, क्योंकि वैसे आज 4 दे देते हैं तो सिर्फ 2 रहेगा। तो पहली कक्षा में 2 होता ही है, क्योंकि रूल है ना 2, 8, 18, 32, 50 वाला। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4। अब अष्टक बनाने के लिए, अष्टक का मतलब ये होता है कि जो अक्रिय गैसें हैं उनके जैसे बन जाए, तो होता है अष्टक। तो अब इसके पास 4 है, अक्रिय के जैसा बनने के लिए या तो 4 मिल जाए 8 हो जाए, या तो फिर 4 चला जाए तो 2 तो वैसे भी है। अब 4 का मैटर से कम ज्यादा होता है, जैसे मान ली किसी के 7 हो फिर 1 हो मैटर, तो 7 देना हो या 1 लेना हो तो 1 ले लेते हैं, आसान रहता है। या फिर जैसे 2, 6 का रिलेशन है, अब हमें 2 देने में आसानी है या 6 लेने में तो 2 दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 4, 4 बराबर, लेना या देना दोनों बराबर। जब दोनों बराबर है तो इलेक्ट्रॉन देने में भी समस्या है, इलेक्ट्रॉन लेने में भी समस्या है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सहसंयोजी बंध बनता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली जाती है। यानी कि जब इनसे 2 लोग हैं, अब इनको जरूरत है इनसे इलेक्ट्रॉन ले लिए, फिर इनको जरूरत है इनसे इलेक्ट्रॉन ले लिए, इस प्रकार से क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं। तो साझेदारी से बनता है सहसंयोजी बंध, और उस तरह के यौगिकों को बोलते हैं सहसंयोजी यौगिक। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका है, इसमें सहसंयोजी बंध के द्वारा काम किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, एक विन्यास और होता है जो कि होता है 1s2, 2s2, 2p2। ये ब्लॉक के आधार पर होता है, एसपीडीएफ जो ब्लॉक है उसके आधार पे है, यानी हुंड के नियम के आधार पे। ये तो सामान्य है कक्षकों के आधार पे। तो 2 तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कार्बनों का। अब हम ये बात करते हैं कार्बन कहाँ कहाँ किस किस रूप में मिलता है। तो कार्बन की उपलब्धता की बात करें तो जो कार्बन है ये मुक्त अवस्था में भी मिलता है और संयुक्त अवस्था में भी मिलता है। मुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था। अब मुक्त अवस्था में भी बात कर ली है कि जो लिखा है हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, ये होते हैं मुक्त अवस्था। तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन। संयुक्त अवस्था में जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मिलता है, यानी CO2 के रूप में, फिर कार्बोनेट के रूप में मिल जाता है CO3 के रूप में, और पेट्रोलियम के रूप में मिलता है, फिर कोयले के रूप में पेट्रोलियम। इसमें से कोयला के रूप में मिलता है। तो इन सब रूपों में मिल जाता है। ये सब क्या है, संयुक्त रूप में, जैसे पेट्रोलियम, कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, ये सब मुक्त अवस्था में होते हैं। यानी कार्बन से हीरा जानते हैं कब काफी मजबूत होता है, चमकदार होता है। तो हीरा में 3D यानी कि त्रिविमीय संरचना होती है हीरा की, तो ये काफी मजबूत होता है। और सबसे मेन बात क्या है, हीरा में 4
सहसंयोजी बंध लगते हैं, यानी कि जैसे कार्बन है तो कार्बन में चारों तरफ से कुछ ना कुछ जुड़ा होता है तो काफी मजबूत होता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो पेंसिल का ब्लैक वाला पार्ट होता है अंदर का, वो ग्रेफाइट होता है, ये भी एक कार्बन है। तो इसमें 3 बंध लगते हैं। तो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन एक पिंजरे जैसा होता है जिसमें पंच मतलब कि पंचमुखी या षष्ठमुखी यानी हेक्सागोनल या पेंटागोनल स्ट्रक्चर होता है, उस पे कार्बन मतलब कि कार्बन तो रहता है और ये लगे होते हैं। तो ये इस प्रकार की संरचना होती है। तो इसमें 4 बंध होते हैं, इसमें 3 बंध होते हैं। और इसमें जब पेंटागोनल होता है तो उसके आधार बंध बनते हैं, फिर हेक्सागोनल अलग बंध बनते हैं, तो इनके बंध अलग अलग होते हैं। तो ये तो कार्बन मुक्त अवस्था में मिलते हैं संयुक्त अवस्था में। और जैसे वायुमंडल में बात करें तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन मिलता है, इसमें 0.03% कार्बन होता है। इसके अलावा जो खनिज होते हैं, खनिजों में 0.02% कार्बन मिलता है। तो सभी जगह अलग अलग तरीके से कार्बन मिलता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो हमने बता दिया कार्बन के बारे में कि कार्बन क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इसका परमाणु क्रमांक, प्रतीक, भार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन संख्या, इसका नाम, इसके अपर रूप, इसके रूपों को कार्बन ग्रुप कहते हैं, अधिकतर कौन से बंध यहाँ बनते हैं, संयोजकता कितनी होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसकी प्रकृति कैसी है, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक कक्षकों के आधार पे, एक ब्लॉक के आधार पे, फिर इसकी उपस्थिति किस किस रूप में होती है, यानी मुक्त अवस्था में कैसे, संयुक्त अवस्था में किस रूप में मिलता है, फिर वायुमंडल में कितने परसेंट होता है, खनिज कितने परसेंट होता है। बाकी कार्बन का यूज जानते हैं बहुत जगह है, खेतों में भी हम यूरिया डीएपी कुछ भी डालते हैं तो उसमें कार्बन की प्रचुर मात्रा होती है। तो ये तो हो गया कार्बन। अब बात करते हैं कि कार्बन के आरंभ की बात करते हैं कि कार्बन किस प्रकार से खोजा गया था, तो इसको मिटा देते हैं। अब इसमें बात करते हैं कार्बन वाले में। तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है बर्जीलियस। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिस सिद्धांत कहते हैं जैव शक्ति का सिद्धांत। तो इन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत के आधार पर कार्बन की उपस्थिति के बारे में बताया था। तो जैव शक्ति सिद्धांत, इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं बर्जीलियस। तो इसका नाम ही है जैव, मतलब कि बर्जीलियस ने यह बताया था कि कार्बन हमें जीवों से प्राप्त होता है, जीवों से कार्बन प्राप्त होता है। ये बात जैव शक्ति सिद्धांत में बताई गई बर्जीलियस के द्वारा। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में क्या होता है, कार्बन होता है, पौधों में भी कार्बन होता है, तो जीवों के शरीर से कार्बन प्राप्त होता है, यानी कार्बन की खोज जीवों से हुई है। ये जैव शक्ति सिद्धांत के आधार पे, तो सही बात भी है कि जीवों में कार्बन होता है। लेकिन इनके बाद एक वैज्ञानिक और आए थे, वोहलर। अब उन्होंने क्या बताया, तो उन्होंने मतलब कि बताया क्या, उन्होंने सबसे पहला कार्बनिक यौगिक बनाया। क्योंकि अभी तक क्या था, इससे पहले जितने भी यौगिक की जानकारी थी वो बनाए नहीं गए थे, बल्कि प्रकृति में मौजूद थे जो जीवों से प्राप्त हुए थे। तो तब तक के लिए लोगों के माइंड में यही था कि सिर्फ जीवों से ही कार्बन प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ क्या था, वोहलर ने कार्बनिक यौगिक बनाया, यानी कि उन्होंने क्या किया, संश्लेषण किया कार्बनिक यौगिक का। और जिस यौगिक का संश्लेषण किया था उसका नाम क्या है, यूरिया। यूरिया जो हुआ, इसको कैसे बनाया गया, तो अमोनियम साइनेट होता है, तो NH4CnO, ये अमोनियम साइनेट का स्रोत है। इससे इन्होंने यूरिया का निर्माण किया। इसका फार्मूला होता है CONH2, मतलब NH2CONH2, या फिर NH2 का होल टू CO कह सकते हैं। तो NH2, तो फिर एक नाइट्रोजन यहाँ पे NH2, नाइट्रोजन साथ 2 हाइड्रोजन निकल गए, 2 बचे, एक नाइट्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन NH2 2 हो गए। अब बचा क्या, कार्बन ऑक्सीजन, CO। और CO कौन सा ग्रुप है, ये कीटोन का ग्रुप।
तो ये है अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, और ये है यूरिया। तो ये याद रखेंगे कि यूरिया जो है ये प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक यूरिया। ये बात क्लियर रखेंगे कि सबसे पहला जो संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है जो यूरिया है, जिसे बोहलन ने बताया। इससे पहले जो भी कार्बनिक यौगिक थे वो जीवों से प्राप्त किए गए थे, लेकिन ये सबसे पहले बनाया गया था। फिर इसके बाद तो बहुत सारे बनाए गए हैं। तो ये जैव शक्ति सिद्धांत में बताया गया है। हाँ, एक बात और कर लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं, जैसे हमने बताया कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन होता है, और कुछ ऐसे भी यौगिक हैं जिनमें कार्बन है, उसके बावजूद भी उनको कार्बनिक यौगिक नहीं माना गया। जैसे अभी हमने संयुक्त अवस्था की बात की थी, तो संयुक्त अवस्था हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की थी। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, लेकिन इसको कार्बनिक यौगिक नहीं माना गया, इसको अकार्बनिक माना गया। वैसे हाइड्रोजन कार्बन SiO3 माइनस, अब इसमें भी इसको भी कार्बनिक यौगिक नहीं माना गया, ये भी अकार्बनिक। तो कुछ अपवाद होते हैं जिनमें कार्बन होकर भी उनको कार्बनिक नहीं माना गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसके बाद आगे कार्बन के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिक, क्योंकि कार्बन से कार्बनिक यौगिक बने। और कार्बन संबंधित एक प्रश्न और बहुत आता है, जिस प्रश्न में कार्बन के गुण की बात करते हैं। पहले रखते हैं कार्बन की गुण, यह कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, इस नाम से प्रश्न आता है। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, विशेष रूप से गुण की बात करना। तो यहाँ पे दो गुण इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है श्रृंखलन और दूसरा चतुः संयोजकता। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रृंखलन यानी कि चेन बनाना, श्रृंखला बनाना। तो कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है, यानी कार्बन जितना चाहे उतने तत्वों को जोड़ जोड़ के अपने आप को बढ़ा सकता है। और चतुः संयोजकता मतलब क्या होता है कि कार्बन में 4 संयोजकता होती है। और संयोजकता कैसी है वो तो हमने बता ही दिया, जैसे कि अब कार्बन की संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8, तो 2,4 होता है, क्योंकि इसमें 6 क्रमांक 2 4 है। अब ये तो ये 4 ले या तो 4 दे। इस समय क्या होता है कि जब लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचता है, जो संयोजित इलेक्ट्रॉन होता है, उसका 8 से माइनस किया जाता है। 8 से माइनस करने पे 4 बचा, यानी संयोजित इलेक्ट्रॉन 4 था, तो इसकी संयोजकता भी 4 आ गई। तो 4 इलेक्ट्रॉन संयोग करते हैं, इसीलिए 4 संयोजित इलेक्ट्रॉन है। तो संयोजकता 4 होने का मतलब ये है कि ये 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कार्बन। अब कार्बन है तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी 4 संयोजी बंध बनाएगा। ये इसकी कंडीशन। ये तो ऐसे है, ये तो मान लो देखिए बंध की बात करते हैं तो बंध 3 तरह के होते हैं। बंध भी देख लेते हैं। एक होता है एकल बंध, एकल बंध में एक ही बार बंध लगता है। एक होता है द्विक बंध, अब द्विक बंध में 2 बंध लगते हैं। एक होता है त्रिक बंध, तो जो त्रिक बंध है वहां पे 3 बंध होते हैं। अब इसको 3 दिखा तो मान दिखा दिया, इसके बाद 4 हो गए। एक बार फिर हमने कार्बन लिया, हमने दिखा दिया 2, अब 2 बंध दिखा दिए। तो संयोजकता तो 4 ही होती है, जितनी संयोजकता उतने बंध। अगर इसमें हमने डबल बंध दिखा दिया तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, एक हमने ऊपर लगा दिया, एक चाहे नीचे लगा ले चाहे बगल में लगा ले। अब ये हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो मान ली बात, अभी तो हम ऐसे दिखाते हैं, अब इसको हम ऐसे दिखा दिया। अब नीचे नहीं लगाए क्योंकि 1 2 3 4 हो। फिर अगला बात करें, 3 बंध लगाना चाहें तो 3 बंध लगा दी, अब क्या बचा ये। अब चाहे ऊपर लगा ले चाहे नीचे चाहे बगल में, एक ही लगा। इनमें कुछ जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं, जैसे जोड़ना रहा हाइड्रोजन जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया, हाइड्रोजन बन गया क्या, CH4 मीथेन, मीथेन बन गया। इनमें चाहे
ये बात हो याद रखें, जब 2 या 3 बनने लगते हैं तो हमेशा कार्बन कार्बन बीच लगता है। यहाँ पे कार्बन लगा दिया, फिर यहाँ भी हो गया जगह, यहाँ पे इनके नहीं सकता। 1 2 3 4, इसका गिने 1 2 3 4, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन कार्बन बीच होना चाहिए। ऐसे करिए 1 2 3 4, इनके लिए 1 2 3 4, क्योंकि ये जो बंद बीच में है ये इसके लिए भी काम करेगा, उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सहसंयोजी बंध है कि जरूरत पड़ने पर ये इनके भी काम आता है, जरूरत पड़ने पर उनके भी काम आता है। अब जहाँ जहाँ हाइड्रोजन जोड़ दें, यहाँ भी जोड़ दें, यहाँ भी जोड़ दें, यहाँ कितनी जगह खाली, यहाँ पर भी जोड़ दिए, यहाँ पर भी जोड़ दिए। अब इनके नाम क्या है, यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 के लिए होता है एथ, तो बना एथीन, जैसे यहाँ पे मेथेन है, तो सूत्र है क्या, C2H4। इसमें देखें तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन भी 2, C2H2, तो बना क्या, एथाइन। तो ये चतुसंयोजकता का ऐसा समझो कि 4 संयोजकता होती है। ये श्रृंखलन की बात कर रहे हैं तो कार्बन है, फिर कार्बन जोड़ दो, फिर जोड़ दो, जितना चाहो उतना जोड़ते चले जाओ, ऐसे ही जुड़ता चला जाएगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिया, मतलब जब तक चाहे तब तक जोड़ सकते हैं। मान लिया हमने 4 रोक दिया, ना चाहते अभिनय का, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 7 कार्बन के लिए बनता है हेप्ट प्लस ए, नाम बना हेप्टेन, 7 का फॉर्म बनेगा C7H6, ये फार्मूला। अब इसमें क्या श्रृंखला श्रृंखला बनती है, चेन बनती जा रही है, और संयुक्ता 4 कहीं से भी गिने 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, नहीं कहीं से भी गिने, तो कार्बन की संयुक्ता 4 है, इसका मतलब उसके चारों तरफ मिला के बंध टोटल 4 ही होंगे, ना तो 4 से कम ना तो 4 से ज्यादा। तो ये है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। इसमें ये बताया गया कि कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, अर्थात कार्बन जितना चाहे उतना लंबा यौगिक बना सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये कार्बन के बारे में डिटेल जानकारी हो गई। अब थोड़ा सा कार्बनिक यौगिक के बारे में बात करेंगे, उसको मिटा दे रहे हैं। कार्बनिक यौगिक जानते हैं, वे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो कार्बन का बहुत ही महत्व है, क्योंकि कार्बन के आधार पर ही, अभी तो 10th में है, जब इंटर के बाद BSc में जाएंगे तो वहां पे कार्बन के आधार पे रसायन विज्ञान 3 तरह के मिलेगा। एक मिलेगा कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, इस रसायन में जितने भी यौगिक मिलेंगे सबके सब कार्बन वाले, अकार्बनिक रसायन, इसमें जितने मिलेंगे सब बिना कार्बन वाले। तीसरा भौतिक रसायन, इसमें जो यौगिक मिलेंगे वो भौतिक अवस्था के आधार पर है, यानी कि आगे चल के रसायन विज्ञान के 3 भाग होने वाले, 3 विज्ञान बनने वाले हैं। इसमें से एक विज्ञान तो कार्बन पर ही, जिसमें कार्बन है वो कार्बनिक और नहीं है तो नहीं अकार्बनिक। तो कार्बन का इतना महत्व, इसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो अब हम सीधा सा बात करते हैं कार्बनिक यौगिक, यानी वे यौगिक जिनमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन भी होता है। तो कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन यौगिक समझ गए हैं, वे यौगिक जिनमें कार्बन होता है कार्बन यौगिक कहलाते हैं। कार्बन यौगिक सहसंयोजी बंध के द्वारा बने होते हैं। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल लिया था मीथेन, तो मीथेन में क्या था कि कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा था, तो 4 सहसंयोजी बंध लगे, तो ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, जितने जहाँ दबा सकते हैं। जैसे मीथेन का CH4 हो गया, मीथेन ये कार्बनिक यौगिक, C2H6 एथेन, C2H4 एथीन, C2H2 एथाइन, ये सब कार्बनिक यौगिक हैं। C2H5OH एथेनॉल, ऐसे ही बहुत सारे यौगिक होते हैं, उदाहरण तो फिर बढ़ते ही जाएंगे।
ये सब कार्बनिक यौगिक, इनमें क्या है, कार्बन है। तो हमें कार्बनिक यौगिकों के कुछ गुण की बात कर लेते हैं। पहले गुण में भौतिक गुण बात करेंगे। भौतिक गुण कौन कौन? पहला गलनांक व क्वथनांक। तो गलनांक क्वथनांक जो होता है वो निम्न होता है, यानी कम होता है। जैसे इससे पिछले भी मतलब कि अध्याय में पढ़े थे आयनिक यौगिक, तो आयनिक यौगिकों में ये पढ़े थे कि उनका गलनांक क्वथनांक ज्यादा होता है, लेकिन जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनका गलनांक क्वथनांक कम होता है। अब कम क्यों होता है वो दूसरे पॉइंट पर। कम इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच में सहसंयोजी बंध होता है। तो सहसंयोजी बंध के कारण मजबूती कम होती है। मजबूती इसलिए कम होती है क्योंकि यहाँ पे साझेदारी होती है। अब साझेदारी का मतलब कि क्या है, जैसे कि ये दो लोग हैं, जरूरत पड़ने पे ये अपना इलेक्ट्रॉन इनको दे रहे हैं, जरूरत पड़ने पे ये अपना इनको दे रहे हैं, उसी से दोनों लोग काम चल रहा है, इसलिए क्या है कि मजबूती कम है। तो साझेदारी कारण सहसंयोजी बंध के कारण गलनांक क्वथनांक कम होता है। तो ये बात याद रखेंगे। तीसरा, ये विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं, क्योंकि आधात तो है विद्युत व ऊष्मा के कुचालक, यानी विद्युत व ऊष्मा का संचलन इसमें नहीं होता। विलेयता की बात करें तो ये जल में अविलेय होते हैं, पानी में नहीं घुलते। तो ये हमने कुछ गुण की बात कर ली कार्बनिक यौगिक में। कार्बनिक यौगिक जो है इनका गलनांक क्वथनांक कम होता है, सहसंयोजी बंध इनमें होता है, कि विद्युत व ऊष्मा कुचालक होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। तो चार हमने भौतिक गुण की बात कर लिया। तो अब चार रासायनिक गुण भी होने चाहिए, तो इनको मिटा के अब रासायनिक गुण देखते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि विज्ञान ही रसायन है, तो रासायनिक गुण बहुत जरूरी होते हैं। रासायनिक गुण, और परीक्षा में ज्यादा रासायनिक गुण ही आते हैं। रासायनिक गुण, तो पहला गुण लेते हैं दहन, जलना, कंबूशन। तो जैसे देखते हैं कि जब कोई कार्बनिक यौगिक को जलाया जाता है क्या होता है। तो एक यौगिक लेते हैं, जैसे कि मीथेन ले लेते हैं। मीथेन एक कार्बनिक यौगिक है। जलाने का मतलब कि ऑक्सीजन से किया जाता है, तो ऑक्सीजन होगी तभी जलेगा। अब इसका होगा दहन, तो इससे क्या बनेगा। तो यहाँ पे लेते हैं ऑक्सीजन के दो अणु, बने क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। बचा क्या, कार्बन एक था, ऑक्सीजन यहाँ पे दो दूनी चार है, दो निकल गया, दो ऑक्सीजन बचा है और चार हाइड्रोजन बचा है, यानी दो उनके जल गए। तो ये मीथेन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। इसमें ये बताएंगे कि कार्बनिक यौगिक मीथेन का जब दहन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। ये क्रिया हो गई। एक और भी बात कर ले दूसरी, तो यहाँ पे मेन काम किसका हुआ, मीथेन का। दूसरा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में भी ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीकरण की जगह क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन में। हाँ, तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में लेंगे एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH। अब इसका ऑक्सीकरण करवाना है पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में, KMnO4, ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीकरण का मतलब कि ऑक्सीजन लिया जाएगा, तभी ऑक्सीकरण होगा। तो इसमें क्या बने, CH3 ले ली, अब एक कार्बन है C। अब इसके बाद एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन लेंगे ताकि ऑक्सीकरण हो जाए, तो C+O हो गया और H। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन जो बच रहे हैं ये निकल जाए, क्योंकि ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन आता है, हाइड्रोजन जाता है। तो ये था एथिल अल्कोहल, और यहाँ पर क्या बन गया, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो ऑक्सीकरण में क्या हुआ कि जब एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं, या एथिल अल्कोहल का पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो एथेनोइक अम्ल का निर्माण, इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ये जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं पहले अध्याय में, कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन को लिया जाता है और हाइड्रोजन को दिया जाता है। तीसरी, अब ये देख लेते हैं प्रतिस्थापन।
अब प्रतिस्थापन क्रिया में जो मीथेन है, अब मीथेन की क्लोरीन से क्रिया करवाते हैं, प्रतिस्थापन होना है यहाँ पर। देखिए मीथेन का CH4 4 हाइड्रोजन। अब जानते हैं कार्बन समझौता 4, हम चाहते हैं प्रतिस्थापन हो यानी एक क्लोरीन इससे मिल जाए, पर एक क्लोरीन इसके पास तभी आएगी जब इसके पास जगह खाली होगी, जैसे कि CH4 यानी ऐसे है इस तरह से। यहाँ पे क्लोरीन है Cl, हम चाहते हैं क्लोरीन यहाँ आ जाए, तो क्लोरीन यहाँ आएगी तो हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तब ऐसा काम होगा। तो CH3 1 2 3 3 हाइड्रोजन और चौथे हाइड्रोजन यहाँ पे क्लोरीन, तो बन क्या गया CH3Cl प्लस। अब इधर क्या बचा, 2 क्लोरीन थे, एक क्लोरीन हटा उसके लिए हाइड्रोजन आ गया HCl। तो इस प्रकार से काम हुआ, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर मेथेन है, मेथेन का क्लोरीन के साथ प्रतिस्थापन हो रहा है, तो इससे बन क्या क्या रहा, इधर तो मेथिल क्लोराइड बना, एक क्लोरोमेथेन, और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें क्या बताएंगे कि जब मेथेन का क्लोरीन गैस की उपस्थिति में प्रतिस्थापन करवाते हैं तो मेथिल क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पे एक रासायनिक गुण हो जाता है। चौथा बात करते हैं संकलन अक्रिया, ये बहुत महत्वपूर्ण अक्रिया है संकलन अक्रिया, और इसी में हाइड्रोजनीकरण बता देते हैं, क्योंकि ये दोनों में सेम काम होता है इसलिए अलग अलग बता के दोनों को एक में कर देते हैं। तो चाहे हाइड्रोजनीकरण आए चाहे संकलन अक्रिया आए, हम एक ही उदाहरण से काम चला देंगे। तो काम इसमें ये है कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है। जैसे असंतृप्त क्या है, असंतृप्त में लेते हैं एथीन, जिसको C2H4 बोलते हैं, शॉर्टकट में लिखेंगे इसे H2C CH2, यानी कि सही से सूत्र किसका है C2H4 का है, जिसको हमने शॉर्टकट में लिखा है। ये तो है एथीन, एथीन। अब इसकी क्रिया हम हाइड्रोजन से करवाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन आता है, एक प्रकार से आप चयन हाइड्रोजनीकरण। और संकलन का मतलब क्या होता है, मिलना। तो यहाँ पे संयोजन नहीं, संकलन भी हो रहा है, हाइड्रोजनीकरण भी हो रहा है। हाइड्रोजनीकरण इसलिए कहें क्योंकि हाइड्रोजन मिल रहा है, और संकलन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन संकलित हो रहा है, मिल रहा है, तो दोनों एक ही बात है। इसमें क्या होगा कि बॉन्ड 2 है, लेकिन अब हाइड्रोजन आ गया तो एक हाइड्रोजन इससे मिल गया, इससे मिल गया, तो 3 हो गए, अब 3 3 हो गए तो द्विबंध खत्म हो गए, यानी ये बन जाएगा क्या H3C CH3, इस तरह लिखा जाए, क्योंकि इसलिए उल्टा लिख रहे हैं, क्योंकि जो बॉन्ड होता है, बंध होता है, वो कार्बन कार्बन, इसको ऐसे लिखेंगे, या तो फिर C2H6, जो कि बना क्या एथेन। अब 2 हाइड्रोजन मिल गए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एथीन है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त असंतृप्त क्या होता है उसको अगले वीडियो में बताएंगे। तो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन से क्रिया करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना रहा है। तो इसमें बताएंगे संकलन वह क्रिया है जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन मिलकर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है, या फिर हाइड्रोजनीकरण वह क्रिया है जिसमें एक यौगिक में हाइड्रोजन जुड़कर एक नया यौगिक बनाता है, या फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जुड़कर एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हो गए कार्बन के कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। तो इस अध्याय में हमने और इस वीडियो में कार्बन के बारे में डिटेल में पढ़ा कि कार्बन क्या है, इसकी उपस्थिति, कार्बन के सभी गुण, फिर कार्बनिक यौगिक भौतिक गुण, रासायनिक गुण, यानी सब कुछ हमने पढ़ लिया। तो विस्तार से हमने कार्बन के बारे में जान लिया है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी बंध आदि के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।